तो जहां कमजोरी है आंतरिक, वहां मोटिवेशन है, जहां आंतरिक शक्ति है वहां उत्साह है। उस उत्साह में, उस गुरु की दिशा में आदमी उपलब्धि करता चला जाएगा। कहते भी है ना कि आप अंदर से जीतते हैं तो पूरी दुनिया आप जीत जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बचपन की तरफ मैं लेकर के चलती हूँ। इतनी पिटाई पड़ी आपको, स्कूल में भी जो भी आया आपको पीट के चला गया, आपकी चोटी तक पकड़ ली, आपके बस्ते को फेंक दिया, ये सब कुछ हुआ। एक बच्चा जो सबसे पिट रहा था वो बड़े होते 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 इतना दबंग कैसे हो गया? आपने मिर्जापुर सीरीज देखी है? हाँ, थोड़ी सी। उसमें गुड्डू भैया एक बात कहते हैं बड़ी प्यारी। आपका फेवरेट किरदार है गुड्डू भैया? नहीं, मेरा फेवरेट किरदार है अखंडानंद। अच्छा। तो गुड्डू भैया कहते हैं कि शुरू मजबूरी में किया था, मजा आ रहा है। अच्छा। मेरे साथ भी वही हुआ। कहते हैं ना कि आप जब किसी को बहुत सप्रेस करते हो, घातक मूवी वाला कहा हांड हुआ मेरे साथ। अच्छा। कि आपने किसी को इतना सप्रेस कर दिया कि बगावत पे उतरा। हाँ। और जब पहली बार बगावत हुई तो मजा बहुत आया। अच्छा। जब एक आदमी को मारा और दूसरे दिन जब स्कूल पहुंचे तो लोग भैया नमस्ते। तो मैं सोचा, मैंने कहा यार ये तो पढ़ा रहे हैं कि अहिंसा करो तो जिंदगी सही चलेगी, ये तो गलत पढ़ा रहे हैं। ये तो पूरा सिद्धांत ही गलत बता रहे हैं। भाई हमने किसी को मेरे पिताजी माताजी 15-20 साल गांव नहीं गए। क्यों? नहीं लड़ सकते। इसीलिए जब कोई कमजोर आदमी मुझसे अहिंसा की बात करता है तो मेरा मन करता है कि वो हिंदू महासागर में फेंक दूं उठा के। भगवान राम जब अहिंसा की बात करते हैं तो अच्छा लगता है। एक ताकतवर इंसान अगर बात करे। बिल्कुल। लंका पहुंचते हैं, समुद्र पे पुल बनाते हैं। रावण एक बार हैरान तो हुआ ही होगा कि यार समुद्र पार कर लिया। वहां जाकर वो कहते हैं रावण से कि भाई देख, मैं तुझे एक मौका और देता हूं, तू मेरी पत्नी को वापस कर दे। ये भगवत्ता है। शक्ति के साथ होते हुए सरलता का प्रदर्शन, ये भगवत्ता है। कमजोर हो गए तो जब घटनाएं घटनी शुरू हुई और रास्ता जीवन का बदला, मारपीट शुरू हुई, हिंसा शुरू हुई, उसके बाद से तो लोगों ने जो इज्जत देनी शुरू की, तब मैंने कहा कि अरे गलत रास्ते पे जी रहे थे, सही रास्ता तो अब मिला है। बस वहां से मजा आने लगा। फिर तो इस देश में एक खास बात है जो मैं बार बार कहता हूं कि गांधी की जितनी ताकत है उस ताकत को देखना बहुत बड़ी बात है। एक कांस्टेबल के सामने लोग खड़े होकर जबान नहीं लड़ा पाते, वो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े होकर जबान लड़ा रहे थे। सिर्फ गोली चलाना ही ताकत नहीं है, किसी का विरोध करना भी ताकत है। उससे बड़ी ताकत है। तो बस वहीं से जीवन परिवर्तित होना शुरू हुआ। और जब एक बार मजा आने लगा तो फिर तो। आप बचपन में भी ना बड़े सवाल करते थे, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा कि अगर कोई मास्टर पूछे कि पढ़ना क्यों है तो आपको पूछना है क्यों पढ़ूं। तो ये क्यों अभी तक है जारी? ये आप अपने बच्चों में भी डाल रहे हैं जिनको पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो मेरे अपने बच्चे जो हैं, हाँ, मैं उनसे कहता हूँ देखो, अगर तुम जैसे दिमाग का एक फीचर है, हाँ, क्यूरियोसिटी। जितने बच्चे होते हैं वो सब बड़े सवाल करते हैं और बच्चे अजीब अजीब से सवाल करते हैं। मम्मी मैं आपकी शादी में कहा था। कभी पेरेंट्स बड़े उसमें एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आते हैं कि ये क्या पूछ लिया भाई, या मम्मा मैं कैसे पैदा हुआ था। वो क्यूरियोसिटी है, वो मन का फीचर है क्यूरियोसिटी। हम क्या करते हैं, इंडियन सोसाइटी उसको मारती है। 3 इडियट जो मूवी है ना, उसमें कुछ बड़े प्यारे किरदार है और सीन्स है। उसमें एक सीन है कि उसका डीन समझा रहा होता है, फिर वो हाथ उठाता है, कहता सर स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज होती सर? आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग जिंदा होता चला जाएगा। बिल्कुल। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी इस तरह से है कि हम बच्चों, हमारे जैसे टीचर्स हैं, मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा, वो अपने ईगो पे ले लेते हैं। भाई कई बार क्लास में हुआ, लड़के ने मुझसे सवाल किया, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा सॉरी यार कल बताएंगे, बता। भाई कोई ओमनीसिएंट थोड़ी है। तो क्यों जो है वो दिमाग का प्रोटीन है। ये क्यों हो रहा है? आखिर अमेरिका एक देश बना 1787 में, जब अमेरिका पैदा हुआ तो 13 झोपड़पट्टियां थी, स्लम एरिया।
1945 में वो वर्ल्ड पावर है, 1991 में वो सुपर पावर है, तो कोई तो रीजन होगा। हाँ। हम इस अप्रोच से पढ़ाते ही नहीं। मैं फिर उस मूवी कोट करूंगा 3 इडियट को, वो दुबे लाइब्रेरियन कहता है मैं भैया स्पीच बता देता हूं क्या लिखा, कहता है दुबे जी नहीं जानना है, रट लिया है। अब रट लिया फिर क्या हुआ, चमत्कार का बलात्कार हुआ ना। बस इसी में यूथ परेशान है आज। तो क्वेश्चन करना ही चाहिए, बशर्ते हाँ कुछ कंडीशन लगी होती है। जैसे हम, आपका टीचर पढ़ा रहा है, उसको आधे घंटे का टाइम है पढ़ाने का, 1 घंटे का है, तो आप कोशिश करो कि आप उससे टाइम मांगो। हाँ, कि सर प्लीज आई हैव सम डाउट सर, तो आप जहां बोलोगे मैं क्वेश्चन पूछ लूं। तो इस तरह से फिर आपका क्वेश्चन पूछना ही चाहिए। अगर दिमाग की कोई प्रोटीन है तो वह है क्वेश्चन, वो पूछना ही चाहिए। आप जब क्लासरूम में जाते हैं, इतने वीडियोस आपके वायरल होते हैं, एक अलग स्टाइल में आप पढ़ा रहे हैं, एक चकल्लस तरीके से बातें कर रहे हैं, एक बार आपके स्टूडेंट ने आपको पिस्टल ही गिफ्ट कर दी, ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली क्या है ना कि मैं भगवान कृष्ण से बहुत प्रभावित हूं। अच्छा। मेरा मानना यह है कि आप बांसुरी तो बजाओ, लेकिन शिशुपाल गाली दे के नहीं जा सकता। वो भी 100। भारत जैसे देश में जिसके ऊपर रेगुलर आक्रमण का इतिहास है, रेगुलर, एंशिएंट हिस्ट्री से अगर हम देखें तो रेगुलर, शक, कुषाण, हूण, मंगोल, मुगल, ईरानी, अफगानी, अंग्रेज, तो जिस देश में निरंतर आक्रमण होते हैं वहां के लोगों को शास्त्र के साथ शस्त्र में भी निपुण होना चाहिए। जैसे मैं चुनाव लड़ने गया तो लोगों ने कहा मास्टर है, तो 7-8 दिन तो बड़ा लोग एकदम टीचर समझते थे। इंडिया में टीचर मतलब कोई निरीह इंसान, मास्टर। फिर एक दिन मैंने 10-12 लोगों कमरे में बंद किया। अच्छा। मैंने कहा मैं एक्सीडेंटल मास्टर हूँ। लोग अरे भैया ही तो खतरनाक वाला मास्टर है, बदला नहीं हूं। हम इनहेरेंट चीजें कैसे बाहर जाएंगी। जैसे अशोक ने धम्म को अपनाया तो नॉर्थ वेस्ट में की कुछ कबीलियों ने विद्रोह कर दिया, तो उसने उनको मैसेज भेजा कि शस्त्र रखा है, छोड़ा थोड़ी है। तो उसी संदर्भ में लड़के आए, दे गए। मैं तो बाद में खोला, मैंने देखा, फिर मैंने उनको वापस किया। मैंने कहा भाई क्या चाहते हो, वैसे ही सरकार चारों तरफ से घेरे रहती है कि बगावत करते रहते हो, बोलते रहते हो, जबकि सरकारों को चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है, हाँ, जैसे आज हमारे देश में क्या होता है, नेताओं पर व्यक्तिगत अटैक होता है। हाँ। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक मेरी जो इमेज बिल्डअप हुई भारत में एज अ टीचर, जैसे मेरे साथ चुनाव प्रचार में कृष्णा मिश्रा जी थे, तो एक बार वो कुछ गुजर लोग बैठे हुए थे, तो उनसे जाके वो वोट मांग रहे थे मेरे लिए कि साहब ये टीचर हैं, बहुत पढ़े लिखे टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाते। उसमें बुजुर्ग एक बीड़ी पी रहे थे बैठ के, और कहा भाई तू हमें मत बता, बदमाश है, हमने बड़ी सारी वीडियोस देखी है इसकी। तो शायद एक इंडियन साइकोलॉजी है कि भाई टीचर इस तरह की बातें नहीं कर सकता। जैसे मैं अपने स्टूडेंटों से कहता हूँ कि लड़ना जरूर सीखना, हाँ, क्योंकि राम सीता जब चली गई, रावण लेके गया, और राम अगर लड़ना नहीं जानते तो ला नहीं पाते। तो लड़ना सीखना सिर्फ इसलिए है कि गलती से तुम्हारी भी सीता कोई उठा ले तो कम से कम तुम रक्षा कर सको। आप इतना बोलते हैं, आप इतना बोलते हैं कि आप खुद ही बोलते हैं कि मैं तो बकैती का बादशाह हूँ, शहंशाह हूँ। क्यों करते हैं इतनी बकैती आप? ऐसा है कि इस देश में सिद्धांत लोग समझ ही नहीं पाते। अच्छा। बुद्ध को भगा दिया इस देश से, हाँ, नहीं भगाया। अगर ये देश समझदार होता तो इस देश में आज सबसे प्रमुख देवता कौन होता? हाँ। बुद्ध। वो आदमी कहता आत्मदीपो भव, बिल्कुल। यहाँ चारों तरफ कथाएं चल रही, मगन है लोग, जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा है। अगर वो कथा सुन के इम्प्लीमेंट करें तो जीवन बदले कि ना बदले। इस देश की नस में बहती है बकैती, जो हमारे प्रधानमंत्री को ज्यादा पता है। झालमुड़ी ही खा लिए जाके, बिहार चले गए, कट्टा चला है, उन्होंने भी मुझसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। अरे स्वाभाविक सी बात है, इतना जगह मुझे कोट करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते पर वो करते हैं। अच्छा। तो जिस देश की जो भाषा है, अगर आप उस भाषा में आओगे तो आप एक्सेप्ट किए जाओगे।
अब दुर्योधन अगर गीता को सुनेगा तो क्या कहेगा, क्या बकैती कर रहे हैं। गीता को उपदेश मानने के लिए अर्जुन की निगाहें होना पड़ेगा। सिंपल सी बात। तो जो बहुत सारे लोगों के लिए बकैती है, वो मुझे बहुत सारे मानने वालों लोगों के लिए ज्ञान है, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा सा मतलब एक आम आदमी वाला है। मैं बहुत फिलोसफिकल बात, मैंने बुद्ध का कंडीशन देखा इस देश में, वो एकदम फिलोसफिकल बातें, नपी तुली बातें और सीधे सीधे वर्ड्स का इस्तेमाल करना भगा दिया इस देश में। तो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो इस देश में उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर किसी भी मंच पर या किसी भी जगह कोई अपनी माँ का स्मरण करता है तो उसको यशोदा मैया बोलता है, उसको देवकी से तुलना करता है। आप तो कैकेयी से तुलना कर देते हैं, ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर भगवान राम भगवान हैं तो माता कैकेयी की वजह से हैं। जैसे अगर हम नीम खिलाएं किसी को तो थूक देगा वो, लेकिन डायबिटीज का पेशेंट, उसके लिए तो वरदान है। मतलब जितनी मीठी चीजें दुनिया में है, जो भी आपसे प्रेम से बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको शोषण करने के फिराक में है। बिल्कुल, उसको कुछ चाहिए। हाँ, भाई आपका पड़ोसी आया, कह रहे मैडम आप बहुत सुंदर और टाइम्स नाउ में काम करती हैं, चीनी मांगने आया है, आपसे कटोरे चीनी लेके जाएगा, है ना। तारीफ का नियम ही यही है। जो लोग कठोर हैं वो शुरुआत में तो लगते हैं कि यार, जैसे आमतौर पर जब कैकेयी का चरित्र लोग बखानते तो कहते कैकेयी जैसी मां नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कठोर। अगर वो भरत को जंगल भेज देती तो भरत भगवान हो जाते, राम को भेजा उन्होंने। इसलिए राम जी जब पलट कर वापस आ रहे हैं तो सबसे पहले कैकेयी माता से मिलने जाते हैं। तो जितने लोग आपके प्रति कठोर हैं वो आपको बनाना चाहते हैं। हर माँ बाप, हर बच्चे को लगता है 30 साल तक कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन है। हाँ। 30 तक। जब 35 की उम्र होती है, 40 की, तो जितने लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते वो सब अपने माँ बाप को याद करते हैं कि ऐसा मान लिया होता, मेरे पापा ऐसे कहते थे, मेरी माँ ऐसी कहती थी। तो वो कठोरता वरदान है। तो जैसा कैकेयी माता ने भगवान श्री राम को भगवान राम बनाया, ऐसे मेरी माता ने मुझे बनाया, चुनौतियां दी, चैलेंजेस दी। आप महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं, आप महावीर की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि जैसे माना जाता है ना कि कोई बात मन में हो, माफी हो, तो मन में नहीं रखना चाहिए, कर दो, लेकिन आप तो बोलते हैं बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। नहीं, माफी का सिद्धांत क्या है? जैसे आपकी सरलता इस देश में कभी कभी कमजोरी मानी जाती है। माफी बुरी चीज नहीं है, अच्छी बात है। भाई भगवान कृष्ण को वृंदावन की गोपियां थोड़ा से मक्खन पे नचा देती थी और वो नाचते थे, ठीक है। लेकिन शिशुपाल, जरासंध, कंस, जब आपकी माफी को आपकी कमजोरी समझा जाए तब आपका माफ करना पाप है। आप सताए जाओगे, आप मारे जाओगे। पर उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे प्यारा, कि जैसे देश में चुनौतियां ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा है, तो मैं तो युवाओं से ये कहूंगा कि देखो भाई, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि रेजिस्टेंस मिल रहा है परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से, तो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अपनाया, अपना शहर छोड़ दो। मैं इलाहाबाद में रहा, मुझे हर आदमी ने सपोर्ट किया, क्योंकि वहां कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था ना, वहां कोई मेरा जानने वाला नहीं था। अगर मैं गोंडा से चुनाव लड़ता तो हो सकता है मुझे 500 ही वोट मिलता। हालांकि गोंडा में मुझे ज्यादा लोग मानते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वो जो मेरे रिश्तेदार हैं, भाई एक वीडियो रिलीज हुई थी ना चुनाव से पहले, साहब गांव नहीं आते, हमसे बात नहीं करते हैं। हाँ। एक वीडियो आई थी। तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मानने वाले कौन है? आपके रिश्तेदार। आपके जीवन में आपको चुनौती देने वाले कौन है? आपके रिश्तेदार। तो आपको करना यह है कि जब आप संघर्ष कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, आप अपनी जगह छोड़ दो, बाहर चले जाओ और फिर अपना एक नया मुकाम बनाओ, लौट कर आओ। सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लोगों को दो, रिश्तेदार को, पड़ोसी को और दोस्त को। चुनावों में कैसे आ गए आप? मतलब टीचर के अंदर नेतागिरी और आप चुनाव में ही कूद पड़े। नेतागिरी, हमारा जो क्षेत्र है उत्तर भारत, हर घर में एक युवा नेता है। ऐसा कोई घर ही नहीं जो जहां युवा नेता ना हो।
मेरा बचपन जो पला बीता, तो मेरे एक मित्र हैं पंकज पांडे, उनके पिताजी अच्छे नेता हुआ करते थे, पंडित दीपनारायण पांडे। पंडित दीपनारायण पांडे के मित्र होते थे मंगलदेव सिंह जी तुलसीपुर के, और पंडित दीपनारायण पांडे के साथ यूपी के एक बड़े शानदार बाहुबली नेता हुआ करते थे, शानदार, पंडित हरिशंकर तिवारी। मैं इन सारे नेताओं को देखकर पला बड़ा। मतलब मंगलदेव सिंह को जो मैं देखता था, आते थे फिएट से उतरते थे, सूट वूट पहन लगता यार क्या यार इस आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। बात में डिसेंसी, अदा में डिसेंसी। पंडित दीपनारायण पांडे एकदम मतलब अकेले चलने, वन सिंगल आर्मी, कोई उनके साथ ग्रुप गैंग नहीं चलती। हरिशंकर तिवारी जी आते थे तो जो बातें होती थी कि ऐसा करना है, ये 4 शहर अपने पे कब्जा करना है, यहाँ का टेंडर है, 500 करोड़ का ये बिजनेस, मुझे लगता था भाई ये 40,000 की नौकरी के बारे में सोचना ही क्यों। तो सोशलाइजेशन ऐसा हुआ कि पॉलिटिक्स एक तरह से मेरे दिमाग में थी कि राजनीति करनी है,